कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसे टू पार्ट्स में डिवाइड किए, जैसे कि चैप्टर का नेम है। फर्स्ट इज कंटिन्यूटी एंड सेकंड डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ओके। तो कंटिन्यूटी में आपने +1 में लिमिट पढ़ा होता है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी टू टाइप से सॉल्व होती है। कंटिन्यूटी टू टाइप्स पे कौन कौन से? फर्स्ट इज इफ द वैल्यू ऑफ x in a function is different, the value of x, the value of x is different, और second the value of x, the values of x are equal in a single function। यहां पे आर डिफरेंट, वैल्यूज ऑफ x आर डिफरेंट, यहां x की वैल्यूज डिफरेंट रहेगी, यहां x की वैल्यू सेम रहेगी इन अ सिंगल फंक्शन, एक ही फंक्शन में, ठीक है। और डिफरेंशिएशन ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो कंटिन्यूटी के बारे में बताऊंगा मैं सबसे पहले। कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी में मैंने जो बोला कि जब x की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? डिफर। यहां पे फर्स्ट कंटिन्यूटी का स्टेप, द वैल्यूज ऑफ x, द वैल्यूज या फिर वैल्यू ऑफ x आर डिफरेंट, ये आता है फर्स्ट कंटिन्यूटी में। x की वैल्यूज अगर डिफरेंट होगी तो आपने जो यूज करना है, जिससे आपको ये पता करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला यूज होता है, लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x एंड f of a, और में हम ऐसे भी लिखते हैं इसे, कैसे? लिमिट x अप्रोचेस टू c f of x एंड f of c। ये दोनों फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, और अगर इन दोनों की वैल्यू सेम आती है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, अगर नहीं आती है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। ये कब आता है? जब आपके पास एट x इज इक्वल टू ए दे रखा, एट x इज इक्वल टू सी, वो डिपेंड करता है आपने कौन सी वैल्यू ले रखी है, और ज्यादातर हम सी यूज करते हैं। और इसके केस में मैंने ये बोला कि फर्स्ट इफ लिमिट x अप्रोचेस टू c f of x इज इक्वल टू f of c, मतलब ये दोनों वैल्यू अगर आपस में इक्वल हो जाए देन फंक्शन f of x is continuous, ctx continuous, and in case if second part इसमें if limit x approaches to c f of x is not equal to f of c, then function f of x
इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। या अगर ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल आ गई तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, और अगर दोनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं आई तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। लेकिन किसके केस में? जब आपके पास x की वैल्यू डिफर रहती है। ओके, सेकंड, if the values of x are equal, if the values of x are equal in a single function, मैं बताता हूं इसे कि ये कौन सी कंडीशन बनती है, या फिर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो वो किस टाइप में आएगा। दैट इज में x इज लेस देन c, x इज ग्रेटर देन c, x इज इक्वल्स टू c। ये हर एक वैल्यू सेम दिखेगी, मतलब x c से छोटा भी है, c से बड़ा भी है और c के इक्वल भी है, तो ये इक्वल वैल्यू शो करता है। और ये इस टाइप में भी होगी, x लेस देन और इक्वल टू c, x ग्रेटर देन c, और x लेस देन c, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू c। तो इन तीनों में से अगर कोई भी कंडीशन एक सिंगल फंक्शन में आती है तो आप लिमिट कैसे चेक करते हैं? ठीक है, तो इसके लिए जो यूज करते हैं हम, वो फॉर्मूला रहता है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट और राइट में कौन सी वैल्यू लेंगे। तो लेफ्ट में जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव f ऑफ x, और राइट के केस में लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव f ऑफ x। ये फॉर्मूले अप्लाई करेंगे आप लेफ्ट और राइट के केस में। ठीक है, और कंडीशन वही कि हम जब कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो वो कौन से पॉइंट पे एट x इज इक्वल टू c पे, ये ध्यान रखना आपने। फिर अगर लेफ्ट और राइट साइड आपस में इक्वल आते हैं तो फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस। और लेफ्ट और राइट लिमिट अगर आपस में इक्वल ना आए तो फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप आप, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट देन फंक्शन f of x is continuous, CTS continuous, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं continuous। और अगर ये केस आता है इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट देन फंक्शन f of x is discontinuous, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। तो ये कंटिन्यूटी की डबल कंडीशन थी, मतलब दो कंडीशन थी। फर्स्ट, इफ द वैल्यूज ऑफ x आर डिफर, मतलब कहने का या तो x की एक ही वैल्यू दे रखी होगी और अगर एक से ज्यादा भी दी है तो वो डिफरेंट वैल्यूज होंगी, मतलब फंक्शन में अलग अलग वैल्यू दिखेगी। जैसे सपोज करो अगर x की वैल्यू इज इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू 3 है, x इज इक्वल टू 5, और क्वेश्चन में ये पूछा है कि आपने बताना है फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो उस केस में आपका ये फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये दो वैल्यू चेक करेंगे, अगर ये इक्वल आई तो फंक्शन कंटिन्यूअस, अगर ये डिफर आई तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। लेकिन अगर एक सिंगल फंक्शन में इन तीनों में से कोई भी कंडीशन बनी होगी, तीनों का मतलब x की वैल्यू सेम दिखेगी आपको। ठीक है, तो सेम के केस में आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यूज करनी पड़ती है। लेफ्ट और राइट में मैंने फॉर्मूला यहां पे आपको शो कर दिया ये। ठीक है, अगर सॉल्व करने के बाद लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल होते हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, और अगर ये दोनों नॉन इक्वल होते हैं, मतलब इनकी वैल्यू आपस में इक्वल नहीं होती, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक, तो कंटिन्यूटी में चेक करने के लिए सिर्फ ये दो मेथड है, ये आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएशन।
डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव पढ़ेगा आपने। और डिफरेंशिएशन में आपके पास जो फंक्शंस आएंगे वो अलग अलग टाइप में आएंगे। तो सबसे पहले जो फंक्शन है वो है डेरिवेटिव ऑफ एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़े से फॉर्मूलाज बता दूं, ठीक है, कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है या इसमें कौन कौन से फॉर्मूलाज अप्लाई होते हैं। तो पहली बात है, डेरिवेटिव का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। किसी भी फंक्शन में कोई चेंज जब आता है उसे क्या बोला जाता है, डेरिवेटिव, ठीक है। और फॉर्मूला की बात करूं तो मैं इसके टाइप के हिसाब से जो जो टाइप आपके पास आएगी मैं उसी के हिसाब से आपको फॉर्मूलाज बताऊंगा और कैसे अप्लाई होता है। तो फर्स्ट जो हम करेंगे वो है डेरिवेटिव ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फर्स्ट था डेरिवेटिव ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये आ गया, ठीक है। तो एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक में जो मेथड यूज करते हैं हम वो रहता है पावर बेस एंगल। यहां पे लिखा हूं मैं पावर बेस एंगल, और लास्ट में पावर एक बेस एंगल के बाद लास्ट में जो वैल्यू आनी चाहिए वो इन तीनों में से कोई एक 0, 1 ddx ऑफ y। अगर इन तीन में से कोई एक वैल्यू आ जाती है इसका मतलब आपका डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। पावर का क्या मतलब है, मैं एग्जांपल भी लेके चलूंगा और आपको पता भी लगता रहेगा। लेट y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x। अगर साइन स्क्वायर x को देखें तो इसमें बेस भी है, पावर भी है और एंगल भी है, ठीक है। साथ में मैं बताता भी रहूंगा और ये एग्जांपल भी सॉल्व कर दूंगा। आपने लिखा डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये लिख दिया ddx ऑफ y इज इक्वल टू ddx ऑफ साइन स्क्वायर x। मैंने बोला इसमें ये पावर है, ये बेस और ये एंगल। सबसे पहले पावर का मतलब है पावर को आगे लेके आना और पावर में से एक माइनस कर देना। तो ये लिख रहा हूं मैं, पावर है 2 को आगे लेके आए और 2 में से एक माइनस कर दिया, ये पावर का डेरिवेटिव, ठीक है। इस एरो का मतलब होता है इनटू, ये डॉट लगा दिया मैंने इनटू के लिए। और अब पावर का डेरिवेटिव हो चुका है तो इसका मतलब साथ में आप लिखेंगे इनटू में इनटू डेरिवेटिव ऑफ रिमेनिंग थिंग्स। कहने का मतलब अगर पावर का डेरिवेटिव हो चुका तो उसके बाद पावर को हटा के जो चीज बचती है इनटू में उसका डेरिवेटिव आता है। सेकंड डेरिवेटिव ऑफ बेस, अब बेस का डेरिवेटिव करेंगे तो ये बना 2 साइन रेज टू पावर 1 इनटू बेस है आपके पास साइन, और साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, एंगल एज इट इज। लास्ट में इस एरो का मतलब इनटू, जो कि मैंने बता दिया डेरिवेटिव ऑफ एंगल, तो ये लिख दिया ddx ऑफ x, ठीक है, एंगल। और मैंने बोला था लास्ट में अगर 0, 1 और dx के मतलब तीनों में से कोई एक भी टर्म आपके पास आ जाती है तो वो उसका फाइनल कंप्लीट डेरिवेटिव हो जाता है। तो ये बना 2 साइन x इंटू कॉस x, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, जो कि मैंने दिया, ठीक है। अब ये डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया क्योंकि लास्ट में 3 वैल्यूज थी 0, 1 और dx, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया 1, और यहां पे फॉर्मूला यूज कर देंगे 2 sin a cos a, ये किसके इक्वल होता है sin 2a, ये आपका फाइनल डेरिवेटिव, ठीक है। तो मैंने बोला अलजेब्राइक या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये फॉर्मूला यूज करेंगे पावर बेस एंगल,
और लास्ट में 0 1 या फिर dy/dx आना चाहिए। ठीक, तो इसके लिए जो जो फॉर्मूला यूज होंगे मैं वो लिख रहा हूं अब। तो सबसे पहले सिंपल फॉर्मूला है आपका ddx डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर n, ये आता है n x रेज टू पावर n माइनस 1। सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ x, x का डेरिवेटिव आता है 1। नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नंबर, और कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव किसके इक्वल आता है? तो 0 के इक्वल। ओके, पता लग गया? नेक्स्ट आपके पास इसी में फॉर्मूला आते हैं, ये मैं नंबरिंग कर रहा हूं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूं, यहां पे फोर्थ लिखूंगा और ट्रिग्नोमेट्री में फोर्थ को मैं इकट्ठा ही लिख दूंगा, ddx ऑफ ये फंक्शंस। फर्स्ट है sin x, सेकेंड cos x, नेक्स्ट tan x, cot x, secant x, cosecant x, इन सभी का डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव में क्या आएगा, ध्यान से देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के केस में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक के केस में सबसे पहले आप देखेंगे कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन c से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और c से जो स्टार्ट हो रहा है ना, उनके साथ क्या साइन लेंगे? माइनस। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन c से स्टार्ट हो रहा है उनके साथ माइनस आता है। ओके, डेरिवेटिव बता दो कैसे लेंगे हम। फिर फर्स्ट टू को इंटरचेंज कर देंगे, फर्स्ट और सेकंड, मतलब फर्स्ट में cos x आ गया, सेकंड में sin x। फिर नेक्स्ट tan से जब स्टार्ट करेंगे तो एक छोड़ के आगे चलेंगे, tan से secant में पहुंचे। अगर आप फॉरवर्ड चले, आगे की साइड चले, तो आगे वाले का स्क्वायर आता है, मतलब यहां पे आ गया secant स्क्वायर। और अगर पीछे हटे secant से तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन आती है, दैट इज secant x into tan x। सेम यो कॉट में भी रहेगा, कॉट में अगर आगे चले तो आगे वाले का स्क्वायर, मतलब cosecant स्क्वायर x, और पीछे आते तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन, मतलब cosecant x into cot x। ठीक है, तो सबसे पहले sin x का डेरिवेटिव cos x, cos x का माइनस sin x, tan x का secant स्क्वायर x, cot x का माइनस cosecant स्क्वायर x, secant x का secant x into tan x, एंड लास्ट cosecant x माइनस cosecant x into cot x। तो ये फॉर्मूला है जो ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक फंक्शन में यूज होता है। ठीक है, ले लो ये बात। एक चीज और ध्यान में रखना कि जब आप इस फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं, इसको आगे लेके जा रहा हूं मैं, इसी के केस में अगर ddx ऑफ a x प्लस b होल रेज टू पावर n आ जाए, तो आपने ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है, उसमें लगेगा पावर बेस एंगल। कैसे? पावर को आगे लेके आए और पावर में से एक माइनस किया, दैट इज n माइनस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ बेस। बेस है आपके पास ax प्लस b, a एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 प्लस b कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। तो ऐसे चलेगा पावर बेस एंगल से। तो ये थे अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिनका डेरिवेटिव आपने इस तरीके से करना है। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, ओके। तो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन आपने पढ़ा कैसे तो, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहां पे फर्स्ट ddx ऑफ
e रेज टू पावर x, एक्सपोनेंशियल नहीं है। एक्सपोनेंशियल कैसे करेंगे? एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वही रहता है, ओके, e रेज टू पावर x, e रेज टू पावर x ही रहेगा, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर इनटू ddx ऑफ पावर। यहां पे तो सिर्फ x है, एक्सपोनेंशियल e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x, बट इन केस इफ द पावर इज नॉट x, मतलब इसकी जगह पे ax प्लस b कुछ भी आ सकता है, तो इनटू में उसका डेरिवेटिव भी आएगा, तो ये बनेगा e रेज टू पावर x इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर, तो ये रहा e रेज टू पावर x इनटू 1 इज इक्वल टू e रेज टू पावर x। तो ध्यान में ये एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वही रहता है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर आ जाता है। नेक्स्ट, एंड डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक, log x, लॉगरिथमिक फंक्शन, ध्यान रखना log x का डेरिवेटिव वैसे तो 1 अपॉन x है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये log इसकी जगह 1 और इसके साथ जो भी वैल्यू दे रखी होगी x y z ax प्लस b c जो भी, वो क्या है अपॉन में, ठीक है, बट वो वेरिएबल होना चाहिए। तो ये बना log x, log का 1 जो भी साथ में वैल्यू है वो अपॉन में, इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, यहां डिनोमिनेटर में आपने जो भी लिखा होगा उसका डेरिवेटिव इनटू में आता है, तो ये रहा डेरिवेटिव ऑफ log x, 1 अपॉन x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज 1, तो ये आके आपके पास डेरिवेटिव ऑफ log x दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x। क्लियर हो गया? तो इनका जब भी एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक का डेरिवेटिव आएगा वो आपने इसी मेथड से करना है, मतलब उसे यहां पे इतना छोड़ के नहीं चलना, ठीक है, इसके साथ जो वैल्यू दे रखी होती है इनटू में उसका डेरिवेटिव भी करना है, या एक्सपोनेंशियल है तो उसकी पावर का डेरिवेटिव भी करेंगे आप, ओके। नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हाँ, तो फॉर्मूला तो इसमें आपने पढ़े होंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलास कौन से, लेकिन मैं अभी बता रहा हूं। फर्स्ट इज ddx ऑफ साइन इनवर्स x, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो तीन आपको याद होने चाहिए, आपने ये याद रख लेने, माइंड में रखने, और तीन नेगेटिव साइन के साथ आ जाते हैं। तो ये है आपके पास साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर 1 माइनस x के, ये पढ़ा है आपने। लेकिन जब आपके पास क्वेश्चन आता है तो उसमें जरूरी नहीं है कि इनवर्स का एंगल जो है वो x है, ये तो तब आता है जब सिर्फ एंगल के x, बट आपने साथ में लिखा करना है इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल दैट इज x, तो ये बना इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x। मैंने बोला आपने डायरेक्ट फॉर्मूला ये पढ़ा है, लेकिन ये किस केस में आता है, जब आपके पास एंगल सिर्फ x दिया है, बट x को छोड़ के एंगल कुछ और दिया है तो इनटू में उसका डेरिवेटिव भी आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ओके। नेक्स्ट है ddx ऑफ cos इनवर्स x। अब cos इनवर्स x का डेरिवेटिव जो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव है उसके साथ माइनस साइन यूज कर देते हैं, मतलब इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ये है cos इनवर्स x का डेरिवेटिव, ओके। ले रही कंडीशन सेम रहेगी सभी में कि जैसे मैंने फर्स्ट में बता दिया, एंगल आपके पास x को छोड़ के कुछ और आता है तो इनटू में आप उसका डेरिवेटिव भी करते हैं, ये आपके दिमाग से बात नहीं जानी चाहिए। नेक्स्ट इज डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है।
कंडीशन यहां भी सेम रहेगी कि अगर एंगल x को छोड़ के कुछ और है तो इनटू में उसका डेरिवेटिव भी आता है, मतलब ऐसे इनटू ddx ऑफ x। ठीक है, ये बना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू 1 या फिर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट ddx ऑफ cot इनवर्स x, cot इनवर्स x का डेरिवेटिव -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब tan का जो डेरिवेटिव आया उसके साथ माइनस का साइन यूज करेंगे तो किसका डेरिवेटिव आ जाएगा, cot इनवर्स x का। नेक्स्ट इज secant ddx ऑफ secant इनवर्स x, और secant इनवर्स x का डेरिवेटिव आता है 1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, साथ में डेरिवेटिव ऑफ एंगल दैट इज x, ये बना 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1, और लिख सकते हैं उसे 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। मैंने बोला कि अगर एंगल x को छोड़ के कुछ और आता है तो उसका डेरिवेटिव इनटू में लिया जाता है। लास्ट इज ddx ऑफ cosecant इनवर्स x, और सिंपल जैसे कि हम करते आ रहे हैं, इसके डेरिवेटिव के साथ माइनस का साइन यूज कर देंगे तो ये बनेगा डेरिवेटिव ऑफ cosecant इनवर्स x, तो ये इनवर्स के डेरिवेटिव। ठीक है, लेकिन हर एक में एक चीज का ध्यान रखना, एंगल की बात कर रहा हूं मैं बार बार, कि एंगल x को छोड़ के कुछ और आएगा तो इनटू में उसका डेरिवेटिव आपने जरूर लिखना है। ओके, नेक्स्ट इज डिफरेंशिएशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। डेरिवेटिव बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये डेरिवेटिव बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन क्या है, आपके पास फंक्शन दे रखा होता है इनवर्स में, ठीक है, जैसे साइन इनवर्स, और अंदर जो वैल्यू दे रखी होती है, मतलब उसका जो एंगल होता है वो आएगा 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर इस फॉर्म में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के केस में आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखेंगे, उसे सॉल्व करके उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे उसे, और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद उसका डेरिवेटिव करेंगे। तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो ये, फर्स्ट साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा में आता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फर्स्ट। सेकंड है cos 2 थीटा, इस केस में आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट इज थर्ड tan 2 थीटा, tan 2 थीटा में आता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ये केस किस केस में हम अप्लाई करेंगे, ये ध्यान से, क्वेश्चन आपके पास अगर इस फॉर्म में दे रखा है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए x की जगह पर आप पुट करेंगे tan थीटा, ऐसे चलता है। ठीक है, इसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। हो गया? ठीक है, अगर एंगल ये है, एंगल अगर ये होता 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो भी आप एक्स की जगह क्या पुट करते tan थीटा। अगर एंगल ये होता 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो भी आप एक्स की जगह क्या पुट करते tan।
इन केसेस में ये वैल्यू होती है। ओके, और ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन आती है, पहले भी बताई थी मैंने, 4 √1 माइनस एक्स क्यूब, फिर √1 प्लस एक्स क्यूब, एंड 6 √x स्क्वायर माइनस 1। इस केस में x की जगह पे आप पुट करते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। इस केस में x की जगह पे आप पुट करते हैं tan थीटा, और इस केस में x की जगह पे आप पुट करते हैं सेकंड थीटा। तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में और भी फॉर्मूलाज आते हैं, बट मेन जो है वो ये फर्स्ट 3, ठीक है। तो इनको आप अप्लाई करेंगे, मतलब x की जगह tan थीटा पुट करेंगे। ओके, और इसमें भी बता दिया मैंने, लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखना, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो आप ये पुट कर रहे हैं। सपोज करो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता तो आप पुट करते x इक्वल टू a sin थीटा, या फिर x इक्वल टू a tan थीटा, x इक्वल टू a secant थीटा। ये है इन ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, डेरिवेटिव ऑफ y ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज implicit function, derivative of implicit function, derivative of implicit function। अब सबसे पहले तो implicit function आपको पता होना चाहिए डेरिवेटिव से पहले, क्योंकि पहले फंक्शन का पता होगा आप तभी डेरिवेटिव अच्छे से कर पाएंगे। तो implicit function में क्या होता है कि x और y इकट्ठे एक इक्वेशन में आते हैं, ठीक है। मतलब इजीली हम ऐसे उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। या इन शॉर्ट ऐसी इक्वेशन, ऐसा फंक्शन जिसमें x और y इकट्ठे आते हैं उन्हें इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। तो उस केस में आपने क्या करना है, आपकी मेन जो हमें मतलब प्रॉब्लम रहती है वो ये रहती है कि सपोज करो आपके पास ये फंक्शन दे रखा है x y स्क्वायर प्लस yx प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब इसे डिफरेंशिएट करना है आपने विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे आप डेरिवेटिव करेंगे तो यहां पे हमें प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ता है, मतलब ये ddx ऑफ x y स्क्वायर, यहां पे आप यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल, प्लस ddx ऑफ y इंटू x, यहां भी आप क्या यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल, प्लस ddx ऑफ x स्क्वायर और ddx ऑफ कांस्टेंट नंबर दैट इज 100। अब सॉल्व करेंगे बाय प्रोडक्ट रूल। तो ये बना फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर 2y dy अपॉन dx। कैसे, पावर को आगे लाए, पावर में से एक माइनस किया इनटू डेरिवेटिव ऑफ बेस दैट इज dy अपॉन dx। इन शॉर्ट में आपको ये बताने वाला था कि जब आप इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं तो उस केस में जहां भी आपको y दिखता है जिसका डेरिवेटिव हमें करना होता है, उसमें लास्ट में dy अपॉन dx पक्का आता है y के केस में। ओके, ले लो गई, क्या बोला मैंने कि y स्क्वायर का डेरिवेटिव किया आपने पावर बेस एंगल से, पावर को आगे लाए, पावर में से एक माइनस किया इनटू डेरिवेटिव ऑफ बेस, और बेस है आपके पास y, तो y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx। फिर मैंने ये बोला कि जहां पे आपको y दिखेगा वहां पे dy अपॉन dx पक्का आएगा, इसलिए हमने बोला। ओके, ये बताना था मैंने। प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x 1, ये फर्स्ट का प्रोडक्ट रूल कंप्लीट हो गया। सेकंड, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x 1 प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y dy अपॉन dx, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर दैट इज 2x एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट नंबर दैट इज 0। अब इन क्वेश्चन में जो आपकी वो स्टेटमेंट रहती है वो रहती है फाइंड dy अपॉन dx। तो यहां पे फर्स्ट और ये नेक्स्ट टर्म से dy अपॉन dx कॉमन ले लेना, यहां पे बचा 2xy और वहां पे प्लस x, बाकी विदाउट dy अपॉन dx जो टर्म्स है उन्हें राइट साइड में ले जाएंगे, माइनस y स्क्वायर माइनस y माइनस 2x।
तो dy अपॉन dx आपके पास आ गया इज इक्वल टू माइनस कॉमन y स्क्वायर प्लस y प्लस 2x होल अपॉन 2xy प्लस x, ये वैल्यू है। तो मेन जो चीज मैंने आपको ये बतानी थी y का केस, जो मैंने बताया कि जहां पे आपने y का डेरिवेटिव किया वहां पे dy अपॉन dx पक्का है। ओके, नेक्स्ट इज डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। अब ये पैरामीट्रिक फंक्शन क्या है? सबसे पहले पैरामीट्रिक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसमें किन्हीं दो वेरिएबल की वैल्यू थर्ड वेरिएबल में दी हो। दो वेरिएबल मतलब x और y वेरिएबल है, ठीक है, और उनकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t इन टर्म्स ऑफ थीटा दी होगी। मतलब थीटा या t जो है वो पैरामीट्रिक में यूज होते हैं। ले लो क्या? तो इनमें जो यूज होता है वो आता है चेन रूल। क्या यूज होता है? चेन रूल, चेन और रूल। आपने दो रूल तो पहले पढ़ रखे होते हैं, फर्स्ट इज प्रोडक्ट रूल, सेकंड इज क्वोशिएंट रूल। तो यहां पे आ गया ये चेन रूल। चेन रूल में मतलब पैरामीट्रिक फंक्शन में आपके पास जो क्वेश्चन आएगा उसमें क्वेश्चन में ये पूछा होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx। तो चेन रूल से आप कैसे फाइंड करते हैं? ये बनता है चेन रूल। dy अपॉन dx आपने फाइंड करना है और चेन रूल से ऐसे फाइंड करते हैं dy अपॉन इनटू अपॉन dx और dy अपॉन इनटू अपॉन dx। ये चेन रूल है, एक दूसरे को किसी सेम फंक्शन के साथ कनेक्ट करता है। कैसे? dy अपॉन dx अगर आपके पास x और y वेरिएबल t फंक्शन में दे रखे हैं तो यहां पे आएगा dt, और अगर थीटा में दे रखे हैं तो आएगा d थीटा। इसे बोला जाता है चेन रूल। ये चेन रूल मतलब ऐसे चेन बनी इसकी। ओके, बट हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं और में कि अगर आपको dy अपॉन dx फाइंड करना है तो आप लिखेंगे dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, या फिर अगर थीटा में दे रखा है तो dy अपॉन d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा। मतलब ये कि अगर आपके पास x और y t में दिए तो दोनों को आपने विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट करने के बाद दोनों को डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। और अगर ये दोनों फंक्शन इन टर्म्स ऑफ थीटा है, ठीक है, तो आपने इसे विद रिस्पेक्ट टू दोनों को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करना है, डिवाइड कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। आपको फाइंड करना होता है dy अपॉन dx, या फिर आप चेन रूल यूज कर सकते हैं। ये मैंने चेन रूल बताया, ले लें, पता लग गया पैरामीट्रिक फंक्शन का। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन बाय लॉग। लॉग से हम कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन बाय लॉग। अब ये कौन से फंक्शन होते हैं जिनको लॉग के थ्रू हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है? तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला बताता हूं, फॉर्मूला के बाद मैं डिस्कस करूंगा कि कौन से फंक्शन आते हैं। तो इसमें जो फॉर्मूलाज यूज होते हैं वो 3 हैं। फर्स्ट लॉग m इंटू n, किसके इक्वल? लॉग m प्लस लॉग n। सेकेंड लॉग m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n, ठीक है। एंड थर्ड इज
log m raised to power n is equal to n log m। सबसे पहले तो ये 3 फॉर्मूलाज हैं, इन्हें ध्यान से आपने पढ़ने, माइंड में रखने, क्योंकि ये 3 ही अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, अब मैं 2-3 चीजें पहले बता दूं आपको। फर्स्ट ये कि ये मल्टीप्लाई में लॉग m इंटू एन, तो इस साइड प्लस में होता है और डिवाइड में है तो माइनस में। लेकिन अगर आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा आया है लॉग m प्लस n, तो आप इसे ऐसे नहीं लिखोगे log m प्लस log n, ये कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है, याद रखना, ये नोट है आपके लिए। ओके, क्योंकि मल्टीप्लाई के केस में एडिशन आती है, मल्टीप्लिकेशन मतलब log m इंटू n के केस में log m प्लस log n आता है, ये कोई भी फॉर्मूला नहीं। ज्यादातर क्या करते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं करना आप लोगों ने। ओके, नेक्स्ट कि जब ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो किस केस में करना है, क्यों लोग लेना है हमें, ये जो लोग ले रहे हैं, क्योंकि 2 फंक्शन अगर आपके पास दे रखे होंगे तो हम प्रोडक्ट रूल से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन यहां पे लॉ की जरूरत क्यों पड़ रही है, तो ध्यान में रखना कि अगर फंक्शन 2 से ज्यादा होंगे, 2 के केस में तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, या यहाँ पे डिवीजन में 2 है तो बाय क्वोशिएंट रूल आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट फंक्शन 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में दिए होंगे तो उन्हें सेपरेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो ये है कि दोनों साइड आपने लॉग लेना है और उनको सेपरेट कर देना है। ये देखो सेपरेट हो गए, ठीक है। या फिर इन फंक्शन की और जरूरत कब पड़ती है, जब आपके पास कोई फंक्शन ऐसा दे रखा हो जिसका बेस भी वेरिएबल में और पावर भी वेरिएबल में, बेस भी वेरिएबल में, पावर भी वेरिएबल में, इस केस में भी आपको ये फॉर्मूलाज अप्लाई करने पड़ते हैं। ओके, क्लियर होगी बात, पता लगा। फिर से बोल रहा हूं मैं, ये जब लॉग हम 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन में ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, मैंने बोला 2 के केस में तो आप क्या ले सकते थे, प्रोडक्ट रूल, लेकिन अगर फंक्शन 2 से ज्यादा होंगे, 2 के केस में भी ले सकते हैं नो डाउट, बट 2 से ज्यादा होंगे तब आपने लॉग लेना है, क्यों, ताकि हम उन्हें इजिली सेपरेट कर सके, क्योंकि अगर हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो उसमें डबल या ट्रिपल प्रोडक्ट रूल यूज होता है और उससे क्वेश्चन लेंथी हो जाता है और इससे इजी रहता है। दूसरी बात कि जब फंक्शन आपका वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल में दिया है, कोई फंक्शन दे रखा है जिसका बेस वेरिएबल में और उसकी पावर भी वेरिएबल में, उस केस में भी लॉग लेना पड़ता है हमें, ठीक है, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट अब है आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या मतलब, जब हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट टाइम, उसे बोला जाता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दे तो उसे बोला जाता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यहां पे मैं बता रहा हूं, ये आपके पास फंक्शन है तो y, ये क्या आपके पास फंक्शन, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट किया मैंने, ये आया आपके पास ddx ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसे बोला जाता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक। अब इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दिया, ये ddx ऑफ dy अपॉन dx, या फिर इसे लिखेंगे d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, तो इसे बोला जाता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, पता लग गया। तो यहां से एक चीज और पता होनी चाहिए आपको, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को y डैश या फिर y1 से भी लिखते हैं, किससे बोला मैंने, y1 से,
और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को लिखेंगे तो ये y डबल डैश या y2 से लिखते हैं, ठीक। लेकिन अगर यही चीज फंक्शन में दे रखी होगी f ऑफ x में, तो आप इसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में f डैश x लिखते हैं और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में f डबल डैश x लिखते हैं, ठीक है। ले लोगे ये, पता चला, ये समझ आ गया ना। हाँ, क्या बोला मैंने, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ वाई एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स कैसे लिखा जाता है, क्लियर है सभी को। तो ये था आपका चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसमें फर्स्ट आ गया आपके पास कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी में मैंने आपको बता दिया कि टू फॉर्मूलाज यूज होते हैं जब x की वैल्यू डिफर हो तो अलग और सेम हो तो अलग। उसके बाद था डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में फर्स्ट मैंने आपको बताया अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। तो मेन जो उसमें यूज होता है वो होता है पावर बेस एंगल। नेक्स्ट था डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। नेक्स्ट था डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नेक्स्ट था डिफरेंशिएशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट था डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। नेक्स्ट था डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। नेक्स्ट था डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन बाय लॉग एंड लास्ट इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से करना है। आई थिंक आपको पता लग गया होगा कि डेरिवेटिव को कैसे किया जाता है और कौन सा फंक्शन दिया होगा तो क्या चीज यूज करेंगे, ये सारा कुछ पता लग गया आपको। ओके ओके।